हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं NCERT साइंस MCQ सीरीज क्लास 6 to 12। और आज का लेक्चर इस सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसमें हमने टोटल 10 क्वेश्चन लिए हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज कर दूंगा। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन इंग्लिश में है, मैं इसे हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किस कंडीशन में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसे इंक्रीज किया जा सकता है। पहला है इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेंट इन ए क्लोज कंटेनर। जब कंटेनर पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस होगा इंक्रीज करेगा। तो बिल्कुल गलत है। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा ना। जब कंटेनर पे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए तो आपका पहला ऑप्शन तो गलत है। सेकंड आते हैं, सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर कुछ हाइड्रोजन गैस लीक कर रहा है तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड क्या है, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। जाहिर सी बात है, जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, जब उसका आयतन इंक्रीज करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो आपका थर्ड भी सही है। फोर्थ क्या बोल रहा है, एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब एक कंटेनर फिक्स है, इसमें हमने क्या किया, मान लो ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें हमने और हाइड्रोजन गैस डाल दिया तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना कि इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन 4 भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड। तो कौन से ऑप्शन में है सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, व्हेन ए गैस जार फुल ऑफ एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन ऑन ए गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर्स, द रेड ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम द लोअर जार गो अपवर्ड इनटू द जार कंटेनिंग एयर इन दिस एक्सपेरिमेंट। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एयर इज हेवियर देन ब्रोमीन, ऑप्शन बी बोथ एयर एंड ब्रोमीन हैव द सेम डेंसिटी, ऑप्शन सी ब्रोमीन इज हेवियर देन एयर, ऑप्शन डी ब्रोमीन कांट बी हेवियर देन एयर बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड अगेंस्ट ग्रेविटी। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि डिफ्यूजन प्रोसेस होता है और ब्रोमीन का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। तो ब्रोमीन और जो एयर मॉलिक्यूल्स है ना, आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे और पूरे जार में फैल जाएंगे। आपस में कोलाइड करते हैं, इधर से उधर जाते हैं और पूरे जार में फैल जाते हैं। और ब्रोमीन वेपर का कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन वेपर होता है। तो पूरे जार में क्या दिखता है, रेड ब्राउन वेपर। तो यहाँ पे अब ब्रोमीन लेकिन क्या होता है, हेवियर होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एयर इज हेवियर देन ब्रोमीन, बिल्कुल गलत है। ब्रोमीन हेवियर होता है। बोथ एयर एंड ब्रोमीन हैव द सेम डेंसिटी, बिल्कुल गलत है, अलग अलग डेंसिटी होता है। ऑप्शन सी क्या है, ब्रोमीन इज हेवियर देन एयर। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे। वो क्या होता है ना, ब्रोमीन का काइनेटिक एनर्जी हो जाता, तो ब्रोमीन और एयर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। और क्या होता है कि जब कोलाइड करते हैं तो चारों तरफ घूमते हो। और ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, ब्रोमीन वेपर का कलर कैसा कैसा होता है, रेड ब्राउन होता है। तो पूरे जार में क्या होता है ना, फैल जाता है वो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो केस यहाँ पे ऐसे बनता है, मान लो कि एक यहाँ पे ब्रोमीन वेपर है, क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है, और इसमें से एक जार हमने रख दिया जिसमें एयर है। तो ब्रोमीन क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी ब्रोमीन की ज़्यादा होती है, तो आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद वो चारों तरफ मूव करने लगेंगे। तो पूरे जार में क्या होगा कि रेड ब्राउन वेपर जो क्या है ना, फैल जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए फॉर्म ऑफ मैटर हैज नो फिक्स्ड शेप बट इट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो कौन सा पदार्थ है जिसका कोई शेप फिक्स नहीं होता बट लेकिन क्या होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्रिप्टन, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी कार्बन स्टील, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, केरोसिन। इसका कोई फिक्स नहीं होता शेप बट इट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए द मॉलिक्यूल्स इन ए सॉलिड वाइब्रेट अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है।
सॉलिड में क्या होता है, जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक फिक्स पोजीशन पे क्या होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूल्स इन ए लिक्विड आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, बिल्कुल गलत है। मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं होते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूल्स इन ए गैस एक्सर्ट नेग्लिजिबल स्मॉल फोर्सेज ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोल्यूजन। ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है कि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें आपस में जो फोर्स लगता है उन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोल्यूजन। कोलिजन के द्वारा, जब कोलिजन होता है उसे छोड़ के जो फोर्स लगता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। तो ऑप्शन सी भी आपका यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, गैस के जो अणु होते हैं, ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी भी आपका सही है। तो हमें यहाँ पे क्या चूज करना है, कौन सा सत्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्या है, नॉट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। When water at 0 degree Celsius freeze to form ice at the same temperature of 0 degree Celsius, then it, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एब्जॉर्ब सम हीट, कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन बी रिलीज सम हीट, कुछ हीट रिलीज करता है। ऑप्शन सी नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज हीट, ना तो एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, ना रिलीज करता है। ऑप्शन डी क्या है, एब्जॉर्ब्स एग्जैक्टली 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी ऑफ हीट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, देखने में तो लग रहा है कि क्वेश्चन टफ है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस बन जाता है। तो उसी टेम्परेचर पे और क्या होता है, तो एक ट्रिक मैं बताते रहा हूँ। देखो 3 मैटर होते हैं ना, एक सॉलिड हो गया आपका, ये गैस, सॉलिड के बाद आपका लिक्विड हो गया, और क्या हुआ, एक गैस हुआ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत जगह काम आने वाला है कॉन्सेप्ट है। जब भी सॉलिड से लिक्विड में कोई भी मैटर चेंज होगा ना, सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में, तो जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेगा तो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिसे बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब ऐसे जाएगा तो हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। फिर लिक्विड से गैस की तरफ जाएगा तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। जब एक्सपेंशन होगा ना तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, सॉलिड से लिक्विड हुआ, एक्सपेंशन हुआ तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, लिक्विड से गैस हुआ तो एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन अब रिवर्स से चलोगे ना, कि जब लिक्विड से सॉलिड जाएगा तो क्या होगा, हीट रिलीज करता है। लिक्विड से सॉलिड जाएगा ना, इसे मान लो कि अपर पॉइंट है, इसे लोअर पॉइंट मान लो, इसे अपर पॉइंट मान लो। तो जो लोअर से अपर पॉइंट की तरफ जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और जब अपर से लोअर की तरफ जाएंगे, मैंने खुद से मान लिया है कि रेफरेंस के तौर पे, जब अपर से लोअर की तरफ जाएंगे तो हीट क्या होगा, रिलीज होगा। अब देखो आइस बन रहा है, आइस सॉलिड होता है, और आइस सॉलिड होता है, और पानी से क्या बन रहा है, आइस बन रहा है ना, मतलब लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है। तो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है, मतलब क्या हुआ, हीट क्या होगा, रिलीज होगा। अब आप इसे आसानी सॉल्व कर सकते हो, जिस ऑप्शन में होगा हीट रिलीज का वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या है, एब्जॉर्ब सम हीट, बिल्कुल गलत है, एब्जॉर्ब तो होगा नहीं क्योंकि लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। तो जहाँ नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, ऑप्शन सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी क्या है, एब्जॉर्ब आ गया ना, तो ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन बी क्या है, रिलीज सम हीट, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हीट रिलीज होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, क्वेश्चन बहुत ईजी है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फेनोमेना वुड इंक्रीज ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जितने भी फेनोमेना दिया गया है यहाँ पे ऑप्शन में, तो कौन सा इंक्रीज करेगा जब हम लोग टेम्परेचर या तापमान को इंक्रीज करेंगे। पहला क्या है, डिफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रसार बोलते हैं हिंदी में, प्रसार। एवोपरेशन, वाष्पीकरण बोलते हैं इसे। कंप्रेशन ऑफ गैस क्या होगा आपका, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संपीड़न, गैसों का संपीड़न बोल देंगे।
अब देखते हैं, देखो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा ना तो डिफ्यूजन तो इंक्रीज होगा, बिल्कुल है, प्रसार होगा, फैलेगा, वो वाष्पीकरण भी बढ़ेगा, लेकिन कंप्रेशन ऑफ गैसेस क्या होगा, इंक्रीज थोड़ी होगा, डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे वो कंप्रेस थोड़ी करेगा, वो तो और फैलेगा। तो ऑप्शन ए होगा नहीं यहाँ पे। ऑप्शन बी पे आते हैं, इवेपोरेशन तो इंक्रीज करेगा, वाष्पीकरण तो बढ़ेगा, सोलुबिलिटी, देखो यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन ऑफ गैस, संपीड़न, तो संपीड़न तो डिक्रीज करेगा ना, और कंप्रेस थोड़ी करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी पे आते हैं, इवेपोरेशन, वाष्पीकरण बिल्कुल बढ़ेगा, डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, प्रसार भी इंक्रीज होगा, डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा, और क्या, एक्सपेंशन ऑफ गैस। जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा, तो गैस क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा सा दिमाग लगा देना है, कंप्रेस संपीड़न है, तो जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तापमान को बढ़ाओगे, तो संपीड़न थोड़ी होगा, तो फैलेगा। तो जिस जिस ऑप्शन में कंप्रेशन है ना उसे नेगलेक्ट कर दो। ऑप्शन ए में कंप्रेशन तो नहीं होगा, ऑप्शन बी में कंप्रेशन ऑफ गैस है, नहीं होगा, सारे सेट को देखना है। ऑप्शन डी में क्या है, यहाँ पे कंप्रेशन ऑफ गैस है ना, ये भी नहीं होगा। बस आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अगर आपके पास थोड़ा, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो बस ऑप्शन एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे कंप्रेशन ऑफ गैस है उसे एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन ए में कंप्रेशन ऑफ गैस है, हटा दो, नहीं होगा आंसर। ऑप्शन बी में भी क्या है, कंप्रेशन ऑफ गैस है, संपीड़न है, नहीं होगा। ऑप्शन डी में भी कंप्रेशन ऑफ गैस है, नहीं होगा। क्या बचा, ऑप्शन सी बचा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत होगी तो मैं हिंदी में भी लाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी, क्योंकि मैं हिंदी में एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, और रिलेशन क्या दिया हुआ है, जो इसका डिस्प्लेसमेंट है किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ टाइम के। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से जा रहा है। ऑप्शन बी क्या बता रहा है, एक समान एक्सेलरेशन से, त्वरण से। ऑप्शन सी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंक्रीज करते हुए जा रहा है। ऑप्शन डी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल है, टी स्क्वायर के ना। तो एक बार मान लो कि प्रोपोर्शनल हटाओ, तो इस इक्वल टू के टी स्क्वायर मान लो कि कॉन्स्टेंट है वहाँ पे। तो जब हम लोग डी एस अपॉन डी टी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 kT। और ये क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी क्या हो गया, 2 kT। अब ये किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो है नहीं। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, तो डी वी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, केवल 2K हो गया ना। अब क्या हुआ, डी वी अपॉन डी टी क्या है, 2K है, और एक कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, डी वी अपॉन डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना, एक्सेलरेशन ही होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 2K, मतलब ए क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, एक समान त्वरण से मूव करेगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सपोज ए बॉय इज इंजॉइंग ए राइड ऑन ए मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद ए constant speed of 10 meter per second. It implies that the boy is at rest. Option B moving with no acceleration. Option C in accelerated motion. Option D moving with uniform velocity. देखो थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। एक चीज़ मान लो कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी हो, ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। और वेक्टर क्वांटिटी किस पे डिपेंड करती है, एक तो मैग्नीट्यूड पे, ठीक है, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, और दूसरा डायरेक्शन पे। तो मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, मूव कर रहा है ना, मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी में है, 10 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड की बात नहीं कर रहा, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होता है, जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम हो। तो यहाँ पे क्या है ना, देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज होता है। यहाँ पे डायरेक्शन कुछ और है, यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन होगा, यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन होगा, यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन होगा। सेम एक्सेलरेशन के साथ भी है, एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन अलग अलग होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होते जा रहा है ना। तो क्या होगा कि
जहाँ जिस ऑप्शन में ना कांस्टेंट एक्सेलरेशन और नहीं होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी और नहीं होगा, तो अब आते हैं ऑप्शन पे। मैरी गो राउंड क्या होता है कि जो सर्कल में हम लोग घूमते हैं ना, एक गेम होता है, इसे बोलते हैं मैरी गो राउंड। तो पहले ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि एट रेस्ट में है। ये कांस्टेंट स्पीड है। स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क होता है। स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, एट रेस्ट। तो रेस्ट में तो है ही नहीं, गलत हो गया ना। अब देखो मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल गलत है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे दिया ना, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर होता है, और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, ऐसा कुछ नहीं, एक्सेलरेशन तो है यहाँ पे। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, इन एक्सेलरेटेड मोशन। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन तो लगेगा। कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में मूव करती है ना, तो एक सेंट्रीपिटल डायरेक्शन लगता है, ठीक है, और फार्मूला क्या होता है, v²/r। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, इन एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्यों लग रहा है, तो एक सेंट्रीपिटल, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन में घूमती है तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है, क्या होता है, v²/r। और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है 80 इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन एक्सेलरेटेड मोशन। ऑप्शन बी मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन बिल्कुल गलत है, एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। मान लो कि वेलोसिटी कांस्टेंट कुछ भी वैल्यू है अगर, तो टेंजेंशियल तो जीरो हो सकता है, लेकिन वो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा वो तो रहेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्किल वुड बी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, r है, रेडियस r गिवन है, ठीक है, और सेंटर है आपका। तो पूछ रहा है कोई पार्टिकल घूम रहा है, तो जब वो हाफ सर्किल को कवर कर लेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो कि दो लो, ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट आपका बी है, तो ये से चला वो पॉइंट, कोई पार्टिकल है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और चलते 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 कहाँ पे आया, बी पॉइंट पे आ गया। तो पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इससे मतलब नहीं होता है किधर से गया कहाँ से गया, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग इसमें बस कंसिडर करते हैं डिस्प्लेसमेंट एक केस में इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वही हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखो ए से चला बी पे पहुंच गया, अब इससे मतलब नहीं कैसे गया, हमें ए और बी के बीच के डिस्टेंस, ए और बी के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस कितना ए और बी के बीच का, तो 2r हो जाएगा ना, r और r 2r हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अच्छा दो तीन चीज़ और है यहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर यहीं पे बोलता आफ्टर फुल ए सर्किल, तब क्या डिस्प्लेसमेंट होता। अगर फुल सर्किल पूछ लेता, फुल सर्किल कंप्लीट कर रहा है, तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मान लो ए से स्टार्ट किया और फिर ए से पहुंच गया, तो मैंने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच गया, मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा अगर डिस्टेंस पूछे तो, अगर पहले हाफ सर्किल में डिस्टेंस पूछता तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है, 2πr होता है ना। जब टोटल डिस्टेंस होगा 2πr और हाफ पे कितना हो जाएगा, 2πr/2। तो उस केस में वो डिस्टेंस अगर पूछता तो πr होता, और अगर फुल सर्किल के लिए पूछता तो 2πr इसका डिस्टेंस हो जाता। और डिस्प्लेसमेंट केस में अलग कॉन्सेप्ट है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी 0 फॉर ए मूविंग बॉडी। एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, डिस्टेंस ट्रेवल, एवरेज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो 0 हो सकता है मूविंग बॉडी के लिए। अब देखो एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकता है, क्यों, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यही होता है वेलोसिटी। स्पीड की बात नहीं कर रहा मैं, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि जहाँ से चला वहीं पे पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया ना, तो वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये तो आपका सही हो सकता है, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। या मैं डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप कहीं से भी जाओ, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे चले गए, फिर यहीं पे आ गए, तो डिस्टेंस मान लो ये 5 मीटर है, फिर चले फिर यहाँ पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 + 5 10 मीटर हो जाएगा। तो ये तो जीरो होगा नहीं। एवरेज स्पीड, देखो स्पीड की जब बात आती है, एवरेज स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जीरो होगा नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगा तो एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं होगा। मूविंग बॉडी की बात हो रही है, मूविंग बॉडी की बात हो रही है। तो ऑप्शन 3 भी गलत है, ये जीरो नहीं हो सकता। 4 पे आता है डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। मान लो कोई मूविंग बॉडी है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर रिटर्न होके फिर यहीं पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हो गया ना मूविंग बॉडी के लिए। तो 4 भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 और 4। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे 1 और 4 है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 और 4। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये तो था हमारा एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज। अगर लेक्चर आपको पसंद आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ा दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।